नीट की सीरीज में आज के कुछ टॉपिक हैं। नंबर 1 पे है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। नंबर 2 पे है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 3 पे है स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टिचोमेट्री। नंबर 4 पे है लिमिटिंग रिएजेंट्स। और नंबर 5 पे है सम न्यूमेरिकल ऑन मोल कंसेप्ट। ये 5 टॉपिक हमारे आज के हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। स्टिचोमेट्री क्या होती है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, और कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो मोल कंसेप्ट के ऊपर ड्राइव किए जाएंगे। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन की बात आती है। परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर मान लीजिए आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है, मीथेन इसको बोलते हैं। आपके पास CH4 मॉलिक्यूल है। CH4 मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास इसका होगा 16, 12 कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, तो 16 हो जाएगा। अब 16 में से जो कार्बन है वो कितनी है, कार्बन कितनी है 12। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितनी कार्बन है अपॉन टोटल इनटू में 100। तो 4 3 12, चौक 16, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 75%। यानी कहने का मतलब CH4 के अंदर 75% क्या है, कार्बन कंटेंट है। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का निकालेंगे तो अगर 2 टाइप के एटम है तो उसको 100 में से माइनस कर दो, और फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो वो भी निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन है 4, तो 4 अपॉन टोटल कितना है 16 इंटू में 100। तो 4 एकम 4, चौक 16, 4 से काटोगे 25 आ जाएगा, तो 25%। ये में ध्यान रखना। आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको कंपोजिशन की परसेंटेज निकालनी है तो आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, C6H12O6। अब इसमें टोटल मास निकालेंगे, पहले मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास इसका आएगा 180, जैसे हमने इसका निकाला है। कार्बन की 12 होगा, 12 6 से गुणा करोगे, 12 की 1 से गुणा करोगे, 6 की 16 से गुणा करोगे, तीनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 180 आएगी। 180 वैल्यू अगर आएगी तो कार्बन का कितना होगा, 12 गुणा 6, 12 6 72। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 72 अपॉन टोटल कितना है 180 इंटू में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 में 18, 2 से 36, 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो कितना आ गया 40%। तो इसके अंदर क्या है, कार्बन कितनी है 40% के रूप में आएगी। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का निकाल लेंगे, हाइड्रोजन कितनी है 12, टोटल कितनी है 180 इंटू में 100। इससे कैंसिल, 2 में 18, 2 छीके 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 दूनी 20/3%। अगर आपको पॉइंट में नहीं लेना है तो 20/3% क्या आ जाएगी, आपकी हाइड्रोजन की आ जाएगी। ऐसे ही इन दोनों को मिला के 100 में से माइनस कर दो, 30 की निकल जाएगी। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर आपने अगर परसेंटेज निकालनी है, आप क्या करोगे, आप उसका टोटल मास निकाल के और एक का मास ऊपर करके और मल्टीप्लाई 100 से कर सकते हो। आपको क्या पता लग जाएगा कि उस चीज के अंदर कितना
तो चीज़ परसेंटेज में कितनी है। तो पहला टॉपिक यहाँ खत्म होता है। दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये क्या होगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप टॉपिक है। इसमें जैसे जब भी वैल्यू निकालेंगे, पहले तो बात है कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए हमें। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, वो एक किसी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्लूकोज के अंदर जो हमने अभी लिखा था C6H12O6, इसमें 3 टाइप के एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका सिंपल होल नंबर रेशियो के अंदर अमाउंट होना क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। यानी एक ऐसा फार्मूला जो किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का बेसिक्स रूल्स बताएगा कि इसके अंदर बेसिकली कार्बन अगर 1 होगी, हाइड्रोजन 2 होगी, ऑक्सीजन 1 होगी, तो ये बता देगा। उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इट इज द फंडामेंटल फार्मूला फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या है, ये फंडामेंटल फार्मूला होता है। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मोलर मास का पता होना जरूरी है। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, उससे हमें आइडिया आएगा कि किस प्रकार से हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे करेंगे। तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर होगा एलिमेंट्स का। ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड जो कंप्लीटली बन चुका है उसके अंदर एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बताएगा, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएगा। तो रियलिटी में मॉलिक्यूलर फार्मूला काम करता है एम्पिरिकल, पहले निकालना पड़ता है, उसकी मल्टीप्लाई मोल से कर देते हैं कि ये कितने मोल में एग्जिस्ट करेगा, नेचर में एक्चुअली कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे। और मास परसेंटेज का इसमें जिक्र बहुत होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हमें समझ में आएगा कि किस प्रकार से दोनों फार्मूले काम करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वांटिटी दे दी गई है, एक कंपाउंड आपको दे दिया, आपको नहीं पता वो कंपाउंड क्या है, आपको निकालना है। एक कंपाउंड आपको दे दिया है और उस कंपाउंड के अंदर आपको उसके अंदर जितने टाइप से वो बना हुआ है उसकी परसेंटेज आपको दी हुई है। जैसे उसमें हाइड्रोजन आपको दे दिया है, हाइड्रोजन उसके अंदर दी हुई है आपको 4.07%। उसके अंदर कार्बन जो है वो है 24.07%। और जो बाकी बचती है क्लोरीन बचती है, क्लोरीन आपको दी हुई है उसके अंदर 71.65%। और उसका मोलर मास आपको दिया हुआ है, फार्मूले का मोलर मास आपको दिया हुआ है 98.96 ग्राम। ये आपको इसमें उसका मोलर मास दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, और आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है। सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना कि इनका टोटल करोगे तो वो 100% बनेगा, 100% के आसपास ये वैल्यू बनेगी। तो 100% के लेवल में लेके चलेंगे इसको हम। तो 100% यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए किया जाता है, सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, चेंज परसेंटेज इनटू ग्राम। पहला काम हमारा ये रहेगा, जो परसेंटेज आपको दी हुई है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम होगी, 4.07 ग्राम। कार्बन कितने ग्राम होगी, 24.07 ग्राम। और क्लोरीन कितनी होगी, 71.65 ग्राम। ये 3 परसेंटेज जो थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया हमने, ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद नंबर 2 स्टेप जो हमारा रहेगा इसके अंदर, नंबर 2 स्टेप के अंदर कन्वर्ट इट्स इनटू मोल। अब इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, आपको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज से ग्राम में आई, अब ग्राम से किस में कन्वर्ट करना है, मोल के अंदर आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो जब मोल में कन्वर्ट करोगे तो गिवन मास जितना आपको दिया हुआ है उसके डिवाइड में उसका जो मोलर मास होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, या एटॉमिक मास जो होगा उसको उसके अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का गिवन मास कितना है, 4.07 ग्राम।
और मोलर मास कितना है इसका 1.008 ग्राम। ये हम एग्जैक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन आगे हम कुछ सम्स पढ़ेंगे, वहां पर हमें एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। आप 0.008 को नेगलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा नंबर होगा, तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सम के हिसाब से इन्होंने लिया हुआ है, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये लगभग इसको सोल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.04, इतने मोल्स आ गए। यानी 4.07 ग्राम के अंदर हाइड्रोजन कितने मोल होंगे 4.04। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एक एलिमेंट है तो एटॉमिक मास आएगा, पूरा मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर मास आता। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4.04 मोल कंसेप्ट यहाँ पर आया। दूसरा कार्बन का निकालेंगे, कार्बन का गिवन मास कितना है 24.27 ग्राम अपॉन में कार्बन का मोलर मास कितना है 12.01 समथिंग। इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.021 मोल। इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने से आपको 2.021 वैल्यू आ जाएगी। तो इसी प्रकार तीसरे को कन्वर्ट करेंगे हम। थर्ड के अंदर क्या होगा, थर्ड के अंदर 71.65 अपॉन में क्लोरीन का कितना होता है 35.5, कितना होता है क्लोरीन का 35.5 के आसपास होता है। इसको सोल्व करेंगे, ये भी कितना आएगा, ये भी लगभग इसके इक्वल आ रहा है 2.021। तो पहले स्टेप में परसेंटेज चेंज इनटू ग्राम, दूसरे स्टेप में जो ग्राम्स वगैरह आए थे उसको मोल में कन्वर्ट करना है। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर मोलर रेशियो निकालनी है। मोल रेशियो कैसे निकालनी है, मोल रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक रूल्स है कि हर एक मोल वैल्यू को सबसे छोटी मोल से डिवाइड करना है। इन तीनों के अंदर सबसे बड़ा मोल 4.04 है, सबसे छोटा मोल 2.021 है, इनमें से कोई से एक ले सकते हैं। तो अब मोलर रेशियो निकालनी है, मोल रेशियो निकालनी है। मोल रेशियो कैसे करेंगे, इसके डिवाइड में ये नंबर का चाहे ये कह लो, डिवाइड करना है। तो कार्बन के केस में क्या हो जाएगा 4.04 के डिवाइड में 2.02 मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये इस प्रकार से इसको हम जो है डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, तो कितने पे जाएगा, ये लगभग 2 पे जाएगा। हाइड्रोजन के लिए सॉरी ये तो किसके लिए आएगा, हाइड्रोजन के लिए आएगा। दूसरा किसके लिए है, कार्बन के लिए है। कार्बन के लिए क्या आ जाएगा 2.021 को 2.021 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तीनों को छोटे नंबर से डिवाइड करना है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने, जितने नंबर्स हैं उसको छोटे नंबर से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो 1 आ जाएगा। क्लोरीन के लिए कितना आ जाएगा 2.021 अपॉन 2.021, कैंसिल करोगे तो भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड स्टेप के अंदर क्या निकालना है हमने, थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या निकालना है, मोल रेशियो निकालनी है। मोल रेशियो निकालने का पीछे, अच्छा पहले सबका मैं पर्पस बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। परसेंटेज से ग्राम में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि टोटल 100% है, तो ग्राम के फॉर्म में अगर उसको लेकर चलेंगे तो वो आसान होगा, उसको निकालना आसान होगा। आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर ले आते हो उसको, तो वो ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। मोल्स में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि जब भी कोई फॉर्मूला बनता है तो उसके अंदर ये ध्यान रखा जाता है, कंपाउंड के अंदर ध्यान रखा जाता है कि कितने मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड प्रेजेंट है, उस तरह के कंपाउंड्स उसके अंदर कितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। मोलर रेशियो इसलिए निकाली ताकि ये जो नंबर है जो पॉइंटों में आया हुआ है ये एक स्टेबल नंबर के अंदर आ जाए और हम अप्रोक्सीमेट एक नंबर वहाँ पर जो है काउंट कर सकें। तो मोलर रेशियो निकालने का मकसद यहाँ पर ये होता है। अब इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 2 मोल तो हाइड्रोजन के होंगे, 1 मोल कार्बन का होगा, 1 मोल क्लोरीन का होगा। तो इसमें आप बेसिकली नॉर्मली अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की तो कार्बन को पहले लेके चलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स हम उसमें देखते हैं टेबल के अंदर, तो पहले कार्बन का जिक्र आता है, फिर हाइड्रोजन का जिक्र करते हैं और फिर नेगेटिव पार्ट का जिक्र करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट को पहले लिखना होता है। कार्बन हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव पार्ट माने जाते हैं, क्लोरीन जो है वो नेगेटिव पार्ट माना जाता है। तो फॉर्मूला का लिखना है तो पहले आपको H2 नहीं लिखना है, प्रॉब्लम कुछ नहीं लिखने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक स्टैंडर्ड है IUPAC का जिसको मेंटेन किया हुआ है। इसमें से पहले क्या रहेगा, आपका कार्बन को पहले लिखा जाएगा। इंपीरिकल फार्मूला क्या बना है यहाँ पर, अगर इंपीरिकल फार्मूले की बात हम करें, यही इंपीरिकल है कि कार्बन कितनी है 1, कार्बन कितनी है 1,
हाइड्रोजन कितनी है 2, H कितनी है 2, क्लोरीन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1। ये जो फार्मूला हमारा बना है उसको हम क्या बोलते हैं, उस फार्मूले को हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। ये ऊपर चला गया थोड़ा सा। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा बना है, एम्पिरिकल जो फार्मूला हमारा बना है वो क्या बना है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। इस प्रकार से फार्मूला बना है। लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो फंडामेंटल होता है, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होता, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड है, कार्बन के यहाँ पर 2 बॉन्ड इसने बना लिए, किसने बना लिए, 4 बॉन्ड तो पूरा नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा कि वो जो फार्मूला है वो किस फॉर्म में आया है। तो उसको हमने क्या करना है, अब कंप्लीट कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आया है वर्ड, ये क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला आप समझ गए होंगे कि इस प्रोसेस से जो फार्मूला बेसिक फार्मूला निकलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। अब जो एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकलता है वो होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालना है तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला की गुणा किससे करनी पड़ेगी, n से करनी पड़ेगी। ये फार्मूला बेसिक यहाँ रहता है। n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स है। ये कैसे निकलेंगे, ये 2 मासेस की रेशियो से निकलता है, जैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास, इस प्रकार से वो निकलता है। आपको मोलर मास कितना दिया हुआ है, 98.96 दिया हुआ है। और एम्पिरिकल फार्मूला का मास कितना आएगा, यहाँ से निकाल लेंगे इसका मास। कार्बन का कितना होगा, 12 होगा, कार्बन का मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन कितना होगा 2, क्लोरीन कितना होगा 35.5 या 35.4 की जो बात हम कर लेते हैं उस प्रकार से दिया हुआ है इन्होंने। इनको मिलाएंगे तो कितना बनेगा, ये 5 तो बचेगा वैसा, 5 और 2 7 और 2 9 और 3 और 1 4, 49.5 के आसपास ये वैल्यू जो है बन जाती है। इन्होंने थोड़ा सा इसको 5 को ना 4-8 लिया हुआ है, 4-8 ये केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा रहता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49.48 आ जाएगा, 49.48 है इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है आपको 98.46 और इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल कितना है हमारे पास 49.48, ये वैल्यू आई है। जब इसको इस तरफ आके डिवाइड करेंगे तो ये लगभग, ये मान लो कि 98.46 के डिवाइड में 49.48 आएगा, तो n की वैल्यू आएगी और ये लगभग 2 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाती है। अब क्या करोगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला जो आपका यहाँ पर आया था गुणा किससे करनी है, 2 से करनी है। कहने का मतलब सारी क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। कैसे करेंगे, 2 इंटू CH2Cl ये लेंगे। अब कार्बन कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी 4, क्लोरीन कितनी हो जाएगी 2। ये फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। और अगर आप इस फार्मूले को सिंपली फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हो तो इसको आप, इसकी फॉर्मेशन भी यहाँ पर काम करेगी। फॉर्मेशन कैसे काम करेगी, तो जो फार्मूला हमारे पास ये आया है, इस फार्मूले का नाम क्या है, इस फार्मूले का नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। तो ये कंप्लीट फार्मूला है। इस कंप्लीट फार्मूले को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, आप क्या करोगे, कार्बन 2 कार्बन लोगे, तो हाइड्रोजन 4 है, तो ये मान लो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और क्लोरीन 2 है, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, ये बन जाएगा। कार्बन 2 है, कार्बन 2 आ गया, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर 4 और 2 कितने यहाँ है Cl2 है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारे पास CH3CHCl2। ये क्लोरोफॉर्म का एक टाइप होता है, क्लोरोफॉर्म के फॉर्म का एक टाइप होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट आया है, इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले का। 4 स्टेप्स में काम करता है, चेंज परसेंटेज इंटू ग्राम, कन्वर्ट इट इंटू मोल्स, मोलर रेशियो, और मोलर रेशियो आने के बाद आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। और फिर उसका जो फार्मूला आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, उस फॉर्म में वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी निकल जाएगी। अब कई क्वेश्चंस में आपका क्या रहेगा, ये मोलर रेशियो करने के बाद भी ये पॉइंट्स में आ जाएंगे।
सपोज कीजिएगा, हम इस सवाल में मान लेते हैं यहाँ पर 2.5 आ गया, इसके अंदर ये थोड़ा मान लेते हैं हम, यहाँ पर 2.5 आ गया अगर, और ये 1 1 आ गई, तो ये रेशियो तो फिर भी नहीं गई, पॉइंट तो फिर भी नहीं गया, हमें ये एग्जैक्ट चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करोगे, आप हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2 से कर दोगे, हर एक एलिमेंट की, क्योंकि आपको पता है कि 2.5 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हो तो वो एक कंप्लीट नंबर में आ जाएगा, रियल नंबर कंप्लीट नंबर में आ जाएगा, इंटीजर में आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपने जो फॉर्मूला लिखना है वो कैसे लिखना है, कार्बन जो हाइड्रोजन है वो तो 5 हो जाएंगी, कार्बन जो है वो 2 हो जाएंगी, और जो क्लोरीन है वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो इंपीरियल फार्मूला आपका इस प्रकार से आएगा। तो अगर वो हाफ की फॉर्म में वैल्यू है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर सपोज कीजिएगा कि वो 3 आ जाता है, यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ जाती है, 3 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई किससे होगी, इसकी 3 से होगी, इसकी भी किससे होगी, 3 से होगी, इसकी किससे होगी, 3 से होगी, तो वैल्यू बन जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा, ये 6.9 बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये 7 के आसपास बन जाता है। इस प्रकार से आप उसको अरेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर पॉइंटों में आते हैं तो आपको ऐसे अरेंज करना है, और जितने भी मल्टीप्लाई करने से वो कंप्लीट नंबर आता है उससे आपने उसको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ध्यान ही रखना है कि मल्टीप्लाई जिससे हम करेंगे वो पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर आता है। इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करेंगे, हम बाद में करेंगे, अलग एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आप कंपाउंड्स निकाल सकते हो, जो एग्जैक्ट कंपाउंड हमने यहाँ पढ़ा था उसको आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ था। उसके बाद स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री जो होती है, स्टिचोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड के अंदर स्टिचोमेट्री का मतलब होता है मेजर द एलिमेंट, एलिमेंट को मेजर करना। एक प्रकार से इसको मान लेते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है, और स्टिचो का मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी एलिमेंट को मेजर करना क्या कहलाएगा, स्टिचोमेट्री कहलाएगा। स्टिचोमेट्री के अंदर हमें ध्यान रखना है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, कंबशन ले लेते हैं, मीथेन की कंबशन लेते हैं, CH4 प्लस O2 चेंज इनटू CO2 प्लस H2। ये बेशक इंपीरिकल स्टेट होगी रिएक्शन की, हम मान सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस तो नहीं है ये। तो स्टिचोमेट्री क्या करती है, स्टिचोमेट्री का मतलब होता है कि रिएक्शंस को इस प्रकार से अरेंज कर देना ताकि वो बैलेंस भी हो, बैलेंस की फॉर्म में भी हो। आप ऐसे किन नंबरों से मल्टीप्लाई उसकी करोगे कि वो स्टिचोमेट्रिक फॉर्म में आ जाए और वो एक कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में आ जाए। तो इस फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना है आपने O2 को नहीं छेड़ना है, आपको CH4 को नहीं छेड़ना है, आपको CO2 को नहीं छेड़ना है, आपको H2 को नहीं छेड़ना है। कहने का मतलब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो आपने इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके, तो 2 कितना हो जाएगा, 4, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि 2 यहाँ हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे, तो 4 यहाँ पर थी। लेकिन आप O2 को O4 नहीं लिख सकते। कहने का मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले को छेड़ना नहीं है, ये जो फॉर्मूला वैसे का वैसा रहेगा, आगे आप मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हो, और जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई आगे करते हो उसको बोलते हैं स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो काम करता है उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट वहां पर काम करता है। तो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होगा, जो इसको बैलेंस करेगा। अब बैलेंस करने के लिए क्या होगा, 2 यहाँ होना चाहिए और 2 यहाँ होना चाहिए। अब रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। अब कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, अब ये बैलेंस होगी। तो ये दो यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल देते हैं। ये 3 मेन बातों का मतलब बताते हैं। अगर हम मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात आते हैं तो हम ये कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट एंड प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। एक तो ये बताते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में कि किसी रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं। दूसरा ये बताते हैं मोल्स के अंदर, मोल्स के बारे में। आप इसी बात को मोल के फॉर्म में बोल सकते हो।
1 mole of CH4 react with 2 mole of oxygen and produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water। इस फॉर्म में ये बात बोल सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है, मोल्स के अंदर भी, मोल के अंदर क्या हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक मोल के अंदर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या आइटम्स, आयन जो भी है एंटीटीम लेके चलेंगे एलिमेंट्री, वो होते हैं। मॉलिक्यूल्स लेवल पे तो बात होती नहीं, क्योंकि आप रियलिटी में एक मीथेन को पकड़ के और 2 ऑक्सीजन को पकड़ के रिएक्शन नहीं करवा सकते और उसका प्रोडक्ट आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अमाउंट क्या लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा। इसलिए वहां पर कंपाउंड, वहां बात किसकी होती है, मोल्स की ज्यादा बात होती है। तो इनमें रेलिवेंस जो होता है वो क्या होता है, मोल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मोल्स क्या होगा, मोल्स के बारे में बताएगा कि 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, 1 मोल ये है, 2 मोल ये, ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। तीसरा बात ये बताता है मास के बारे में। यहाँ पर हम मास भी बोल सकते हैं। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ CH4 के अंदर 16 ग्राम होता है, क्योंकि मीथेन का 12 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो ये किसके बारे में बताएगा, मास के बारे में बताएगा। आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हो, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद, एक O2 का मास 32 है, 2 का 64 हो जाएगा, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि एक का 18 होता है वाटर का, 2 वाटर, 18 में कितना हो गया, 36 हो जाता है। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 12 32 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो आप मास के बारे में भी इस रिएक्शन को बोल सकते हो। आप कह सकते हो इस रिएक्शन को 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम ऑफ द वाटर। इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम आएगा। जो कि हमारा, हमने पिछले कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसकी तरफ वो इशारा करेगा, तो वो भी फॉलो होना जरूरी है। इन दोनों को मिलाएंगे तो 16 में 64 को ऐड करोगे तो 80 आएगा, और यहाँ पर भी 36 के अंदर 44 ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 80 आएगा। मास क्या रहेगा इसके केस में, कांस्टेंट रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो 3 चीजों के बारे में कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री अगर देखते हो, वो 3 तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ये काम नहीं करेगा, एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन नहीं करवा सकते आप। दूसरा जो है मोल्स और मास के रूप में काम करेगा। तो जब भी आपको रिएक्शन दी हो तो आपने ध्यान रखना है कि उसका मतलब मोल्स भी होता है, उसका मतलब क्या होता है, मास भी होता है। तो स्टिचोमेट्रिक इन 3 चीजों के बारे में बताता है। तो स्टिचोमेट्रिक की फॉर्म हमें थोड़ी सी इसके अंदर याद रखनी है। इस प्रकार से स्टिचोमेट्री क्या करती है, काम करती है। अगर ये गैसेज के बारे में बात था, सॉरी इसमें ग्राम में आ गया, लेकिन ये अगर इसको कंप्रेस करोगे तो ये ग्राम में आ जाएगी, 16 ग्राम आ जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मली टेम्परेचर प्रेशर की बात करते हो तो ये लीटर के अंदर भी आ जाएगी। मास और वॉल्यूम कह सकते हैं, कई बार वॉल्यूम को भी ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर गैस है, अब यह चारों गैस है, एक प्रकार से देखें तो CH4 मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर स्टीम की फॉर्म में गैस है, या फिर लिक्विड फॉर्म में मान सकते हैं इसको। तो CH4 अगर गैस है तो हम क्या कह सकते हैं, 1 मोल है, 1 मोल के अंदर कितनी गैस होगी, 22.4 लीटर। ऑक्सीजन 2 मोल है तो कितनी होगी, 44.8 लीटर, 22.4 का डबल, 2 मोल दिए हुए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी, 22.4 लीटर, और वाटर कितना होगा, 44.8 लीटर। ये प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर आप वॉल्यूम की फॉर्म में लोगे तो वॉल्यूम के फॉर्म में भी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये वॉल्यूम्स के बारे में, मास या वॉल्यूम में से कोई एक बात, गैस होगी तो वॉल्यूम का जिक्र होगा, लिक्विड कोई चीज होगी तो वॉल्यूम का तो वहां पर जिक्र होगा, लेकिन रिएक्शंस के अंदर मोल्स के बाद मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन 3 चीजों के बारे में क्या करती है, रिएक्शंस आपकी बताती है। तो क्या कहलाएगा आपका, यह कहलाएगा आपका स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो तीसरे पॉइंट को हमें ध्यान से समझना है। उसके बाद नंबर 4 पे आता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शंस के अंदर हम जब बात करते हैं, कई बार हम उसको मेजर नहीं करते पहले। जैसे ये रिएक्शन हमने पढ़ी, इसमें हमने मेजर कर लिया कि कौन सा एलिमेंट कितने ग्राम होना चाहिए, तो रिएक्शन कर ले। कई बार ऐसा होता है कि रिएजेंट हम या तो कम ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं। सपोज करो कि इसी एग्जाम्पल अलग लेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एक कंपाउंड को आपने फिक्स ले लिया, जैसे CH4 था, 100 ग्राम ले लिया आपने, पर जो ऑक्सीजन थी जो कि आपको 64 ग्राम लेनी थी, उसको आपने 60 ग्राम ले लिया। तो वहां पर जो ऑक्सीजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगी।
लिमिटिंग एजेंट या तो लिमिटिंग एजेंट हमेशा क्या रहेगा, वैसे तो कम रहता है, कम अमाउंट वाला जो कंपाउंड होता है उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग एजेंट बोलेंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी मीथेन के कंपाउंड्स हैं वो रिएक्शन करने वाले थे ऑक्सीजन के साथ, जितना अमाउंट होगा रिएक्शन कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा आपके पास मीथेन बच जाएगी वो क्या होगी, वो रिएक्शन नहीं कर पाएगी, तो वो क्या एक्स्ट्रा उसमें पड़ी रहेगी। एक्स्ट्रा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी जो भी उसमें प्रेजेंट हो उसे क्या बोलेंगे, हम लिमिटिंग एजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग एजेंट एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल इसके अंदर लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि किस प्रकार से जो है लिमिटिंग एजेंट उसमें अंडरस्टूड हो जाएगा आपका एक प्रकार से। जैसे आपको जो एक सम दिया हुआ है उसमें आपको ये कहा गया है कि 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन react with 15 kilogram of nitrogen react with 10 kilogram of hydrogen, 10 kilogram of hydrogen are mixed to produce the NH3, are mixed to produce NH3। NH3 को बनाने के लिए इसको प्रोड्यूस किया गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, आपको NH3 कितना बनेगा, NH3 जो है कितना बनेगा वो आपको अमाउंट प्रोड्यूस करना है। सीधी सी बात है कि NH3 की फॉर्मेशन H2 और N2 के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हम नॉर्मली रिएक्शंस की बात करें इसकी, तो रिएक्शन कैसे करेगी, N2 प्लस 3H2 चेंज इनटू 2NH3, 2NH3। ये एक बैलेंस रिएक्शन है और ये बैलेंस केमिकल रिएक्शंस है जो आपको इसमें दी हुई है। हैबर प्रोसेस इसको बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब भी बात पढ़ेंगे वहां पर हैबर प्रोसेस का जिक्र आएगा। तो ध्यान रखना कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देन प्रोड्यूस ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें बताना है कितना अमोनिया वहां प्रोड्यूस होगा। अब क्या है, आपको N2 का जो मास है वो कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम। अमोनिया का मास जो दिया हुआ है वो 10 किलोग्राम। इस NH3 का जो मास होगा वो होगा 34 किलोग्राम। 34 किलोग्राम तो नहीं मानो इसमें प्रकार से, ये आपको गिवन है रिएक्शन के अंदर। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। 50 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन दी हुई है, 10 किलोग्राम आपको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दी हुई है। इसका कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल इसके अंदर, और इसका मोलर मास हमें पता है कितना होगा। तो हम ये देखेंगे 50 किलोग्राम के अंदर कितने मोल होंगे। अब आपको पता है कि 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होगा इसका, ये 7 पे होती है, 7 पे 14 ग्राम इसका एक का मास होता है, 14 में 28 ग्राम, 28 ग्राम। N2 का जो मास है 1 मोल का 28 ग्राम होगा। हाइड्रोजन का 2, 3 में 6 ग्राम होगा। हाइड्रोजन के 1 मोल की बात करें तो 2 होगा। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम मास होगा, 2 मोल होगा। 3 मोल का कितना हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। गिवन मास आपके पास 50 है, मोलर मास आपके पास 28 है। जब इसको आप डिवाइड करोगे, गिवन मास के बटे में मोलर मास करोगे, तो ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 50 किलोग्राम को हमने क्या लेना है, ग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, और अपॉन में 28 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। जब आप इसको 28 से डिवाइड करते हो, तो मैं सोल्यूशन सीधा बता रहा हूँ आपका, तो यहाँ पर जो है आपके पास 17.86 गुणा 10 की पावर 2 मोल्स आ जाते हैं, 10 की पावर 2 मोल्स आ जाती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर 1 मोल होगा। 50 किलोग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, 17.86 गुणा 10 की पावर 2 मोल। लेकिन ध्यान रखना है ये साइंटिफिक नोटेशन सही नहीं है, इस पॉइंट को इधर लेके आना पड़ेगा। 1.786 10 टू द पावर 3 माइक्रो मोल वहां पर प्रेजेंट होंगे, उसके हिसाब से इसको लेकर चलना पड़ेगा। तो ये मोल आ जाएंगे हमारे 17.86 × 10 टू द पावर 2 मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये आ गया आपका नाइट्रोजन के अंदर। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन केस में गिवन मास कितना है, 10 किलोग्राम। उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मास कितना है 1 मोल का, 1 मोल का मास कितना है, 2। 1 मोल का मास कितना है, 2 यहाँ मान लेते हैं। इन्होंने एग्जैक्ट लिया हुआ है 2.016, ये लिया हुआ है। जब आप इसको सोल्व करोगे, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाता है 4.96 10 टू द पावर
3 मोल, 3 मोल आ गया। कहने का मतलब 50 किलोग्राम के अंदर 17.86 10 की पावर 2 मोल होते हैं और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन के अंदर 4.96 10 की पावर 3 मोल होते हैं। अगर हम इनको सिंपल उसमें बदल दें तो ये बन जाएगा आपका 1786 मोल, ये आ जाएंगे। ये बन जाएगा आपका 4960 मोल, ये बन जाएगा 4960 मोल बन जाएगा। अब इक्वेशन के हिसाब से क्या कहता है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने ध्यान रखना है कि 1786 मोल रिएक्ट विद 4960 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या करेंगे, वो आपस में रिएक्शंस करेंगे। अब इसके अंदर हमें पहले क्या करना है, हमें निकालना है कि हाइड्रोजन के मोल कितनी जरूरत पड़ेगी इसको रिएक्शन करने के लिए, कितने हाइड्रोजन मोल की जरूरत पड़ेगी। 50 किलोग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इसका हमने थोड़ा मेन पॉइंट रखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से क्या होगा कि ये मोल डिफरेंट है, 3 का रिलेशन दिख भी नहीं रहा, ठीक है ना, 3 का रिलेशन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमें ध्यान रख, हमें यहाँ पर क्या करना है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन सॉरी रिक्वायर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन कहती है, रिएक्शन को बेसिक लेकर चलना है हमने। मोल कितने नाइट्रोजन के, 1786 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर 3 इंटू 1786 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इतने मोल्स की क्या पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी। तो कितने मोल हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 5.36 इंटू 10 टू द पावर 5.36 10 टू द पावर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ये कहती है कि 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। तो 1786 मोल के लिए कितने चाहिएंगे, क्योंकि हमारे मोल कितने आए हैं 50 किलोग्राम के अंदर 1786 मोल आए हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ये मोल आगे 5.36 10 टू द पावर 3 मोल आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये मोल बनेगा, ये बनेगा 5360 मोल्स बनेंगे। 1 मोल नाइट्रोजन बनाने के लिए 3 मोल चाहिए थे, तो 1786 मोल नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको 5360 मोल क्या चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए। और आपके पास कितनी हाइड्रोजन है, 4960 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें ध्यान रखना है, ये कम है, आपको ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विद द एवरी एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके जितने मोल रिएक्शन कर सकते हैं सिर्फ वो करेंगे, सारे मोल वहाँ पर रिएक्शंस नहीं करेंगे। तो ये हमें थोड़ा सा समझना है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो एक लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि वो कम अमाउंट में रह गया हमारे पास। तो हाइड्रोजन के मोल कितने आए हमारे पास, 4960 मोल आ जाते हैं, जो कि कम अमाउंट में आए हमारे पास। ये कम अमाउंट है इसके अंदर, तो इसलिए इसकी फॉर्म में वो चीज़ नहीं आएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा हमें समझना है कि ये लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जितने मोल इसके हिसाब से होंगे उतने ही मोल से क्या करेगा, ये इससे रिएक्शंस करेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने मोल बनाती है, 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर देती है। तो जब 3 मोल इतने मोल प्रोड्यूस करती है तो इतने मोल कितने प्रोड्यूस करेगी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा मेन रहता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NH3। कितने मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेंगे, 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन का, 2/3 मोल। और हमारे पास कितने मोल है हाइड्रोजन के, हमारे पास है 4960 मोल। 4960 मोल जो हाइड्रोजन है वो कितने प्रोड्यूस करेगी, मल्टीप्लाई 4960 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 360, 3.360 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल, 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ NH3। कहने का मतलब जितना हमारे पास हाइड्रोजन है वो कम अमाउंट हमारे पास थी,
उतनी हाइड्रोजन के अंदर वो क्या करेगी, सिर्फ 3.360 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएगी। इतने मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएगी। अब इतने मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कर पाएगी, अब हमें बताना था कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगी वो, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक मोल ऑफ अमोनिया कैरी 17 ग्राम ऑफ मास, क्योंकि 14 ग्राम तो नाइट्रोजन का होगा और 3 ग्राम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो एक मोल कितने प्रोड्यूस करती है, 17 ग्राम प्रोड्यूस करती है। हमारे पास कितने मोल आए हैं, 3.316 × 3 मोल आए हैं। ये कितने प्रोड्यूस करेंगे, 17 × 3.360 × 3 मोल। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये लगभग हमारे पास वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 56.1 × 10⁻³ 3 ग्राम अमोनिया। आप इसको किलोग्राम में लेके जाना तो लेके आ सकते हो, तो 56 किलोग्राम हम बोल सकते हैं एक प्रकार से। तो कितने किलोग्राम प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, वो 56 किलोग्राम अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 56 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। और जो बचे हुए 4 किलो बच जाते हैं, क्योंकि 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया, तो बचे हुए जो 4 किलोग्राम है वो कौन सा बच जाएगा आपके पास, नाइट्रोजन बच जाएगा, क्योंकि उसको रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन उसके पास नहीं है। तो जहां पर इस रिएक्शन से हम समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल से समझ सकते हैं कि किसकी तरह काम करेगा, ये लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दोबारा रिवाइज कर लेते थोड़ा सा। हमें ये दिया हुआ था कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विद 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड आर मिक्स टू प्रोड्यूस द अमोनिया। इन दोनों को मिक्स किया गया अमोनिया बनाने के लिए। तो अमोनिया की फॉर्मेशन बतानी है, कितने किलोग्राम अमोनिया वहां पर प्रोड्यूस होगा। हमें पता है रिएक्शन ये कहती है कि N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3। ये बैलेंस करके हम दे सकते हैं, बैलेंस से मेरे आता है। बैलेंस रिएक्शन ये कहती है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब हमें इसका 50 किलोग्राम दिया हुआ था, हमें इसका मोलर मास निकाल लिया, 28 ग्राम हो जाता है। 50 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, 28 से डिवाइड कर देंगे। 28 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कितने मोल आ गए, 1786 मोल प्रोड्यूस हो जाएगी। 50 किलोग्राम के अंदर कितने मोल प्रोड्यूस होंगे नाइट्रोजन के, 1786 मोल अप्रोक्सीमेटली प्रोड्यूस होंगे। वैसे ही हमने हाइड्रोजन को निकाल लिया। हाइड्रोजन का जो गिवन मास है वो 10 किलोग्राम दिया हुआ था, 10 को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 10,000 हो गया। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2.016 आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू ली हुई इन्होंने, डिवाइड किया 2960 मोल इसके आगे, 2960 मोल के आगे इसके आगे आपके पास हाइड्रोजन के आगे, हाइड्रोजन के मोल आगे। अब इसमें हमें पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कितने प्रोड्यूस करेगी, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। तो 1786 कितने प्रोड्यूस करेगी, हमारे पास ये मोल दिए हुए हैं 1786, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया उससे, वो आगे 5360 मोल, यानी 1786 मोल जो है वो 5360 मोल किस क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। अब इतने मोल प्रोड्यूस हो गए हाइड्रोजन के। अब ये जो मोल हैं ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ मोल कितने हमारे पास 2960 मोल है, यहाँ पर 5360 मोल आए हैं। ये मोल आने के बाद इसमें क्या होगा, अब ये लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये कम है। तो जितने ये हाइड्रोजन होंगी उतने ही मतलब अमोनिया जो है नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। सारी रिएक्शन नहीं कर सकती, इसलिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस करती है, 2 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करती है। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ अमोनिया एंड 4960 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस द 4960 मोल ऑफ अमोनिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, ये 3.330 × 10⁻³ मोल ऑफ अमोनिया। तो इतने मोल्स क्या होंगे, अमोनिया के प्रोड्यूस होंगे। अब इतने मोल्स में कितने ग्राम अमोनिया होगा वो निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या सिंपली इक्वेशन से बना सकते हैं। 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में एक नाइट्रोजन है इसका मास 14 ग्राम होता है, 3 हाइड्रोजन है इसका मास 3 ग्राम होता है, तो 17 हो गए टोटल हमारे। 1 मोल 17 ग्राम बनाता है। 3.30 × 10⁻³ मोल कितने बनाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम आ जाएंगे, उसको किलोग्राम बदलेंगे 56 किलोग्राम आ जाएंगे। कहने का मतलब 10 किलोग्राम हाइड्रोजन और 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 56 किलोग्राम ऑफ अमोनिया। अब ये बनते हैं 50 और 10 60, ये आया हमारे पास सिर्फ 56।
यानी जो 4 किलोग्राम बच गया हमारा, वो क्या बच गया सैंपल के अंदर, नाइट्रोजन बच जाता है। 4 किलोग्राम नाइट्रोजन वहाँ बचती है और बाकी चीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो हमें ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है किसी तरह काम कर रहा है, लिमिटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कराना है तो आपको इस रिएक्शन के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें से ये माइनस कर दो, तो जितने मोल आएंगे उतने मोल और ऐड करने पड़ेंगे हाइड्रोजन के, तब जाके जो है ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और तब जाके 60 किलोग्राम ऑफ क्या बनेगी हमारे पास, अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो पॉइंट था, ये ध्यान रखना हमेशा। ये क्या होगा, चौथा पॉइंट हमारा था, लिमिटिंग एजेंट किस प्रकार से काम करता है। और किसी रिएक्शन के अंदर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लिमिट उसके मोल्स इक्वल है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचना है आपने। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मोल्स के ऊपर, और मोल्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं मोल्स के ऊपर, ताकि मोल्स का थोड़ा सा आइडिया रहे हमें। तो मोल का फॉर्मूला हमें पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि जब कोई मोल के ऊपर क्वेश्चन आए तो हम आसानी से उसको समझ लें। तो जैसे एक क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ है, हाउ मैनी मोल of methane are required to produce 72 gram of carbon dioxide, 72 gram of carbon dioxide after combustion. यानी हमसे ये पूछा हुआ है कि CH4 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कंबशन के बाद। अब हमें पता है रिएक्शन क्या होगी कंबशन की, CH4 प्लस O2 चेंज इनटू CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो CO2 है उसका मास दिया हुआ है 22 ग्राम। 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ जो है मीथेन चाहिए, हमें ये पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मीथेन का मास हमें पता है, तो ये कितना होगा, 16 ग्राम होगा। उसके अंदर कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा, क्योंकि उसका जो मोलर मास होता है वो 1 मोल के इक्वल माना जाता है। तो CH4 में 16 ग्राम मास है, 1 मोल वहां पर कंसेप्ट आएगा। 22 ग्राम जो CO2 है, CO2 का जो मास होता है वो होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम मास होता है 1 मोल के अंदर। 1 मोल CO2 के अंदर कितना मास होता है, 44 ग्राम होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी हम एक इक्वेशन लगा सकते हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशन है। हमें पता है कि सिंपल रिएक्शन के अंदर 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या हम ये बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हम या उल्टा करेंगे इसका, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस बाई 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम ऑफ मीथेन ये मान सकते हैं। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 16 ग्राम मीथेन से प्रोड्यूस होती है। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी तो कितनी होगी, वो 16/44। और कितने ग्राम दी हुई है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाई, इंटू में कितना हो जाएगा 22, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 8 16, तो कितना हो जाएगा वो 8 ग्राम। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कितने ग्राम प्रोड्यूस करेगी, वो 8 ग्राम जो है ये मीथेन प्रोड्यूस करेगी। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए 8 ग्राम क्या चाहिए, हमें मीथेन की जरूरत पड़ती है। और हमें पूछा था कि हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना दिया है आपको, 8 ग्राम दिया हुआ है, 8 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है मीथेन का, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम से भाग कर दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 0.5 मोल ये बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें 0.5 मोल ऑफ क्या चाहिए, मीथेन की जरूरत चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है किस पे आएंगे, आपके मोल कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं
तो हम एग्जाम्पल की अलग वीडियो में लेंगे, न्यूमेरिकल्स की वीडियो रहेगी हमारी। जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे हम, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर ये चीज़ देखेंगे। तो हमें ध्यान रखना है ये जो फॉर्मूला है, ये रिएक्शंस का ध्यान रखना है, रिएक्शन को देख के ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि कितने मोल्स किस प्रकार से प्रोड्यूस होंगे, और फॉर्मूलों को हमें जितने अब तक पढ़े हैं उनको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। तो आगे कुछ एग्जाम्पल और करेंगे हम। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।